और अब बात होगी जवाब देना पड़ेगा में राजस्थान के थप्पड़बाज नेता नरेश मीणा की, जो आखिरकार गिरफ्तार हो गया, लेकिन टोंक में उपद्रव अभी भी जारी है। नरेश मीणा के सैकड़ों समर्थक सड़कों पर उतरे हैं और उपद्रव कर रहे हैं। दरअसल नरेश मीणा ने देवली उनियारा में वोटिंग के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मार दिया, फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया था, जिसके बाद नरेश मीणा धरने पर बैठा। रात 8 बजे मतदान खत्म हुआ तो नरेश मीणा के समर्थकों ने पोलिंग पार्टीज को रोकने की कोशिश की। इस दौरान उपद्रवियों ने एसपी की गाड़ी तोड़ दी और जमकर बवाल किया। उपद्रवियों ने 60 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान करीबन 50 लोग घायल हुए, जिनमें से 10 पुलिस वाले भी शामिल हैं। मामले को लेकर राजस्थान का सियासी माहौल इस वक्त गरमाया हुआ है। सीएम भजनलाल ने पूरे मामले की मॉनिटरिंग की और पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसके बाद नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। आज चर्चा में इसी पर हमारे साथ में कुछ खास मेहमानों का पैनल रहेगा, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार ये नरेश मीणा है कौन, जिसने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया था इन आरोपों के मद्देनजर कि वो फर्जी वोटिंग करा रहा है। देवली उनियारा से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश के खिलाफ करीबन 24 एफआईआर दर्ज हैं। 7 से ज्यादा मामलों में गिरफ्तारी बाकी है। पिछले 1.5 साल में ही 9 एफआईआर हुई हैं। 2002 से शुरू हुआ नरेश का पुलिस रिकॉर्ड। 10 मामलों में राजकार्य में बाधा का आरोप है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप है। अब थप्पड़ कांड पर बवाल लगातार मचा है, हड़ताल हो रही है और नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो चुकी है। 13 नवंबर दोपहर के 12 बजे नरेश ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। रात के 8 बजे मतदान संपन्न हुआ। लगभग पौने 10 बजे नरेश मीणा पुलिस से मिलने गया। पुलिस ने नरेश को हिरासत में ले लिया। रात 10 बजे नरेश को भीड़ ने पुलिस से छुड़ाया। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन बेकाबू भीड़ ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। 12 बजे बवाल के बाद गिरफ्तारी हुई। रात भर पुलिस ने दबिश दी। 14 नवंबर सुबह 9:22 पर नरेश मीणा फिर पहुंचता है समरावता और यहाँ पर खुलकर बोलता नजर आता है। वो ये तक कहता है कि उससे गलती ये हो गई कि उसने एक थप्पड़ मारा। महिला के साथ में, दलित महिला के साथ में जो बदतमीजी उस एसडीएम ने की थी, उसके खिलाफ मामला दर्ज होगा। फिर धीरे धीरे करके मामला और बढ़ता गया और आखिरकार नरेश मीणा की गिरफ्तारी होती है। सुबह 10 बजे आरएएस एसोसिएशन ने भी हड़ताल शुरू कर दी। दोपहर के 12 बजे नरेश मीणा की गिरफ्तारी होती है। टोंक में मतदान के बाद आखिरकार हुआ क्या? तो देखिए, रात के 8 बजे थे, मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई और उपद्रवियों ने पोलिंग पार्टीज को रोकने की कोशिश की। वहां पर एसपी विकास सांगवान की गाड़ी तोड़ दी गई। पुलिस ने नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया। गुस्साए जो समर्थक ने, उन्होंने जमकर उपद्रव करना शुरू कर दिया। समर्थकों ने पुलिस को घेरा और नरेश को छुड़वा लिया। 60 से ज्यादा गाड़ियां फूंकी उपद्रवियों ने। करीबन 50 लोग इस दौरान में घायल हो गए। 10 पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। अब चर्चा की शुरुआत करते प्रदीप सिंह नेता बीजेपी, अखिल चौधरी प्रवक्ता कांग्रेस, वेद भूषण पूर्व एसीपी हमारे साथ में इस वक्त हैं। तीनों का एक बार स्वागत है। और प्रदीप जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, जो तस्वीर सामने आई नरेश मीणा का थप्पड़ कांड, उसके बाद में वहां पर उपद्रवियों का इस तरीके से जबरदस्त आतंक फैलाना, चारों तरफ आगजनी करना, ये आखिर हुआ क्यों, कैसे हो गया? इसके पीछे कोई साजिश नजर आती है क्या? नमस्ते पूजा जी और साथी वक्ताओं को भी नमस्ते। देखिए, साजिश का तो खुलासा विवेचना के बाद ही हो सकता है, लेकिन ये उनके अविवेकशीलता का निश्चित तौर पे ये प्रदर्शन है कि वो संयम नहीं बरत पाए और जो व्यक्ति या जो व्यवस्था, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वहां लगी हुई है, आप अपना आपा खो करके एक सम्मानित पद पे आसीन व्यक्ति को आपने व्यक्तिगत संपत्ति समझ के झड़ दिया। ये निश्चित ही बहुत ही निंदनीय कार्य है। और साजिश तो देखिए, बहुत प्रीमेच्योर होगा कहना कि उनके समर्थक क्या है, कहाँ क्या बैकअप है। जब तक विवेचना न हो जाए तब तक उस पर कोई भी टिप्पणी मैं नहीं समझता कि समझदारी होगी। लेकिन ये उनकी विवेकहीनता निश्चित तौर पर साफ साफ प्रदर्शित हो रही है। कानून अपना काम करेगा, कानून के दायरे में ये देश चलता है और कानून उनको यथासंभव जो है कब मिलेगा उनको प्रतिफल। लेकिन ये आदर्श नहीं बनना चाहिए और इसकी घोर भर्त्सना मैं करता हूँ। और ये आने वाले दूसरे प्रत्याशियों के लिए भी एक ये अच्छी सीख होगी, जब वो जरा ठीक से उन कानून के अंतर्गत छतरी में बैठ करके जब वो झेलेंगे तब उनको समझ में आए। अखिल चौधरी जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? आखिर नरेश मीणा को इतनी हिमाकत मिली कहां से कि वो किसी अधिकारी के ऊपर हाथ भी छोड़े, फिर उनके समर्थक उत्पात भी मचाएं और उसके बाद में वो फरार भी हो जाए और फिर दोबारा सामने आए और फिर उस तरीके से बयानबाजी शुरू कर दे? देखिए, सिर्फ इस मामले में ही नहीं, आप देखेंगे कि राजस्थान में पिछले 1 साल से जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो बिल्कुल जर्जर है। भारतीय जनता पार्टी ने जो ये साथ हमारे अभी जब झारखंड और
महाराष्ट्र के चुनाव चल रहे हैं, उसके बीच में 7 सीटों पे यहाँ पे चुनाव थे। उसमें ऑब्वियसली जो उनियारा वाली सीट है टोंक जिले के अंदर, जहाँ से नरेश मीणा चुनाव लड़ रहे थे, ये एक तरह से पूर्वी राजस्थान का इलाका यहाँ पे खड़ा हो, यहाँ से स्टार्ट होता है पूर्वी राजस्थान। अब पूरे के पूरे आपने देखा कि चुनाव के दौरान भी और चुनाव से पहले भी जो असली मुद्दे ERCP का मुद्दा है, किसानों के मुद्दे हैं, दलितों के, महिलाओं के, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिससे हमारे जो जनता के लार्जर इंटरेस्ट है वो उससे निर्धारित होते हैं, लेकिन उनके बारे में बातचीत भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं करी। और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो ऑलरेडी चरमराई हुई थी, लेकिन आप जिन लोगों के मुद्दों की, अखिल जी बस एक सेकंड के लिए मेरा एक सवाल सुनिएगा, जिन आप मुद्दों की बात कर रहे हैं उन मुद्दों का इस थप्पड़ कांड से क्या मतलब है? किसी को भी अधिकार थोड़ी मिल जाता है कि कोई उठा के सीधे अधिकारी के ऊपर हाथ छोड़ दे। किसी भी गरीब तबके के भी किसी भी इंसान के ऊपर हाथ छोड़ने का हक कौन किसको देता है? मैम वही बता रहा हूं मैं कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन चरमराई हुई है। जब आप देखिए एक सीनियर ब्यूरोक्रेट SDM जैसे आदमी के साथ में भी एक कोई आदमी थप्पड़ मारता है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि एक आम आदमी की क्या हालत होगी। तो ये जो पूरा का पूरा इन्होंने बखेड़ा करा हुआ था, और ये वही सीट है जो दौसा की सीट थी और उनियारा की सीट थी। यहाँ पे जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर्स जो स्टेट के हैं वो आकर जब भाषण देते थे तो उन्होंने कम्युनल हिंसा भी भड़काने की कोशिश करी। उन्होंने ये भी बोला कि ये देखिए बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, इस तरह का। तो इनका जो एक एम रहा था भारतीय जनता पार्टी का, वो ये रहा था कि यहाँ पे सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर की, उसको थोड़ी बेकार करा जाए। और उसी का नतीजा रहा कि एक निर्दलीय प्रत्याशी की एक हिम्मत हो गई कि एक सीनियर SDM के ऊपर हाथ क्विक रिएक्शन दिस इस पर प्रदीप जी, फिर मैं वेदभूषण जी आपके पास आ रही हूं। नहीं, ये कांग्रेस के पास कुछ बचा ही नहीं है, कुछ विवेकशीलता इनके पास है ही नहीं है, क्या जवाब देंगे आप बताइए? एक व्यक्ति की अनुशासनहीनता की बात है, ये सीधा सीधा सा, कोई इसमें ग्रे नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट सीधे पिक्चर क्लियर है। आप यहाँ पे बैठे हैं राजनीति करने के लिए, इस पे क्या आप क्या नजीर छोड़ना चाहते हैं कि इस तरह के मामले आप और प्रायोजित करना चाहते हैं क्या? हमने सीधी सीधी बात कही कि ये व्यवस्था के साथ इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। कोई भी वो निर्दलीय प्रत्याशी थे, आपके प्रत्याशी होते तो भी आप इसी प्रकार से बात करते। प्रदीप जी एक सवाल तो उठ खड़ा होता है ना कि कैसे पुलिस की गिरफ्त से भागने में कामयाबी मिल जाती है नरेश मीणा को, भीड़ आ जाती है, कैसे पता ही नहीं चलता, चीजों को हैंडल करने में वक्त तो लगा ना, तो सवाल तो उठेंगे ना इस बात को लेकर। पर मैं आप जल्दी से अगर पता होता कि वो जिलाधिकारी को या SDM को थप्पड़ मारने वाले होते हैं तो पुलिस उसकी व्यवस्था कर लेती। अचानक से हुई बात, मैं उसके बाद की बात कर रही हूँ, मैं उस वक्त की बात ही नहीं कर रही हूँ। उस वक्त तो वहां पर पुलिस की मौजूदगी है जो बीच बचाव करी, मैं उसके बाद की बात कर रही हूँ कि पुलिस हिरासत से नरेश मीणा कैसे भाग जाता है, फिर अपनी मर्जी से फिर वापस आता है। नहीं, अब उन्होंने कानून को हाथ में लिया है, संगठित होकर के एक क्राइम को उन्होंने अंजाम दिया है, तो कानून उसकी देखरेख करेगा ना। होने के बाद कानून, मतलब कोई अगर अपराध कर लेते हैं तो उसके बाद कानून अपनी कार्रवाई करता है। लेकिन क्या आप बताइए, कोई एक्सपेक्टेड था क्या कि ये भागेंगे या ये मारेंगे? इन्होंने कृत्य किया है, उसकी वो भुगतेंगे सजा। लेकिन इसमें राजनीतिक एंगल आप दे रहे हैं, ये कहां की समझदारी है आपके? आपके कार्यकर्ता कल की डेट में ऐसा करे तो स्वीकार करेंगे क्या? फिर आप बैठेंगे राजनीति करने के लिए? पूजा जी, ये सेंसिटिव इश्यू है, ये इलाका सेंसिटिव है। आप देखिए डे 1 से जब से चुनाव स्टार्ट हुए, नरेश मीणा के जो भाषण थे, नरेश मीणा की जो हरकतें थे, वो तो इसी तरह की थी। ये तो स्टेट का इंटेलिजेंस फेलियर है कि उन्होंने ये चीज भाप ही नहीं पाए, या इनके पास में सूचना थी, ये खुद चाहते थे। क्योंकि आप ये किनारा नहीं कर सकते, आपका लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है कि एक सीनियर SDM भी सुरक्षित नहीं है, उसको भी थप्पड़ पड़ सकता है, यानी कि आम आदमी के साथ में भी कुछ हो सकता है। आपकी उससे भाग जाता है, इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। और जल्दी से सर, मैं एक बार जरा वेदभूषण जी को भी शामिल कर लूं जल्दी से। आप अपने केस में जज नहीं बन सकते, आप अपने आप को राजस्थान की पुलिस ने अपने विवेक से जो काम लिया वो निश्चित तौर पर सराहनीय है। ये मामला और बढ़ता है, 60 लोग उसमें गिरफ्तार हुए हैं। अब आइए संगठित होकर के आप पुलिस के अगेंस्ट करने रहिए। पुलिस को ऊपर से इजाजत नहीं है गोली चलाने की या लाठीचार्ज करने की, तब तक पुलिस अपने विवेक से काम लेती है। मैं वेदभूषण जी को एक बार शामिल कर लेती हूं। वेदभूषण जी, कभी डॉक्टर्स अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कहते हैं हमें सुरक्षा चाहिए। अब अगर अधिकारी वर्ग के लोग भी सुरक्षित नहीं हैं तो फिर क्या यहाँ पर एक नया आंदोलन का आगाज हो रहा है? क्योंकि आज जिस तरीके से यहाँ पर आवाज उठानी शुरू की गई। देखिए पूजा जी, जब MPs का इलेक्शन होता है पार्लियामेंट का, पूरा हिंदुस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन के अंडर आता है। इसी तरह जब स्टेट में जब इलेक्शंस होते हैं तो पूरा प्रशासन स्टेट के जो इलेक्शन कमीशन है उनके अंडर में आते हैं। तमाम DM SDM उसके इलेक्शन को स्मूथली कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जिस इंसिडेंट की हम चर्चा कर रहे हैं, ये एक आम आदमी नहीं है मीणा जिसका नाम बताया जा रहा है।
चर्चा पर फिर से वापस लौट रहे हैं और चर्चा की ओर आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से वेदभूषण जी का रुख करेंगे। वेदभूषण जी, बात पूरी कीजिएगा प्लीज। देखिए, ये जो आम अपराधी नहीं था, 22 मुकदमे हैं, हिस्ट्री शीटर है नरेश मीणा, कोई आम अपराधी नहीं है। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं, डेमोक्रेसी है। बड़े से बड़े क्रिमिनल आपने देखा कि इंजीनियर जैसे और बहुत सारे उग्रवादी यहाँ पर इलेक्शन जीत कर आए हैं। एक बहुत मशहूर डकैत रही थी, वो भी जीती थी, बाद में उनका मर्डर हो गया, एक अलग इशू है। परंतु यहाँ पर इस तरह से दिखाया जा रहा है तो दलित वर्ग वर्सेस स्वर्ण के एक भूमिका दिखाई जा रही है, जाट वर्सेस दलित, इस तरह का माहौल एक क्रिएट किया जा रहा है जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, पुलिस ने अपनी सेंसिटिविटी दिखाते हुए, हालात के मौके को नजाकत में रखते हुए वो किसी तरह से भागने में कामयाब हो पाए, परंतु वो अब तमाम जो चीजें हैं सोशल मीडिया में हैं, तमाम वीडियोज उनकी अवेलेबल हैं, उसमें मुकदमा भी दर्ज है, गिरफ्तार भी हो गए हैं और तमाम चीजों की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि क्या किस तरह के हालात हुए, व्हाट वेंट रॉन्ग। तो ये जो वोटिंग की जो प्रक्रिया है, ये एक तरह से उसको रुकावट माना जाएगा। यदि उनकी कोई शिकायत थी कि फर्जी वोटिंग हो रही है, तो वहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, तमाम तरह के अधिकारी होते हैं, उनको कंप्लेंट करने का हक है कि वो अपनी कंप्लेंट कर सकते थे। परंतु कोई कायदा कानून नहीं कहता इस देश का कि आकर एसडीएम, प्रिसाइडिंग ऑफिसर या किसी भी पुलिस के कांस्टेबल पर भी वो हाथ उठाए। उन्होंने जो विकास सांगवान थे, चूंकि वो जाट थे तो उनकी गाड़ियां तोड़ दी, 60 पुलिस वालों को उनकी गाड़ियां तोड़ दी गई, इंजर्ड कर दिए गए पुलिस वाले। ये तो बिल्कुल लॉलेसनेस वाली बात है और इसका माकूल जवाब पुलिस ने दिया है। तमाम तरह की अरेस्ट की जा रही हैं, अभी बहुत सारी लोग डिटेन किए गए वहां पर जिस जगह पर ये इलेक्शन हो रहे हैं। तो ये तमाम इन्वेस्टिगेशन की चीजें हैं, परंतु कहीं ना कहीं इशारा जरूर करती हैं कि जिस तरह से इलेक्शन के अंदर बल का प्रयोग करने की कोशिश की गई है, वो सोचने पर मजबूर करती है कि क्या इस तरह से फेयर इलेक्शन हो सकते हैं, क्या हमारे डेमोक्रेसी के जो मापदंड हैं, क्या उसमें वो इस तरह के इलेक्शन जो अपराधी उसमें आ जाते हैं उनका क्या रोल है। तो ये अपराधी हैं, अपराधियों का रोल जो हो सकता है वो उन्होंने किया, तो उनसे यही अपेक्षित है। इसमें कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी का रोल नहीं है, इसमें इंडिविजुअल का रोल है। ठीक है, उनका समाज उनके साथ है, दलित समाज उनके साथ है और वो सही गलत है। तो मैंने आपको बहुत सारे क्रिमिनल्स का नाम लिया, वेंडेट क्वीन जिसका बताया जाता है, अभी अमृतपाल जैसे उग्रवादी जेल के अंदर है, बहुत सारे लोग जीत के आगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल उनको करेक्टर उनका क्लियर था या उनको बिल्कुल एंटीसीडेंट्स बिल्कुल उनके क्लियर थे, पाक साफ थे। तो ये दुर्भाग्य है डेमोक्रेसी का कि इस तरह के लोग भी बिना पार्टी के इंडिपेंडेंट जीत कर आ जाते हैं। और पार्टियों में भी है, तमाम पार्टियों के अंदर बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तमाम इस तरह के अपराधी तत्व हैं जिनके खिलाफ सैकड़ों एफआईआर हैं, बल्कि हीनियस ऑफेंस है, मर्डर, रेप जैसे। लेकिन सर कानूनी तो ये अधिकार उनको दे देता है ना कि जब तक आप दोषी करार नहीं होते हैं तब तक आपके पास में एक समान नागरिक की तरह अधिकार है। एक तकिया कलाम है कि जब तक वो प्रूव नहीं हो जाए, अनटिल अनलेस प्रूव्ड, वो बिल्कुल इनोसेंट माना जाएगा। ये कानून का एक मजबूरी का फायदा उठाना है। कायदे में तो इस तरह के लोगों को परमिशन भी नहीं मिलनी चाहिए थी, परंतु अब जो सिस्टम है उसी के तहत हमें आपको इन सब लोगों को झेलना पड़ेगा और झेल लें। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। यह ऐसा प्रकरण है जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए काला दाग जैसा है।